तो हेलो एवरीवन, आज की सेशन हम लोग करेंगे मिलन के साथ। तो मिलन जो बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट है, करेंटली अपने जो मास्टर्स है आईआईटी इंदौर में परस्यू कर रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स की बहुत सारे क्वेरीज होता है जो आईआईटी जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, तो सब कुछ आज शेयर करेगा मिलन। तो वेलकम मिलन, कैसे हो? हाँ सर, बहुत बढ़िया हूँ। अरे बहुत बढ़िया। तो मिलन, तुम अपने बारे में थोड़ा बताओ, तुम कहाँ से हो और अपने जर्नी के बारे में। जी सर। Hi everyone, this is Milan Khanda. I am pursuing my MSc Biotechnology at IIT Indore. Currently, I am in MSc second year doing my master project, and I am from West Bengal. ओके, तुम्हारे बीएससी कहाँ से था? I have done my BSc from Ramakrishna Mission Vidya Mandir, Berul Moth, West Bengal. ओके उधर मैंने BSc माइक्रोबायोलॉजी में किया। ओके ओके। तो ये जो तुमने इसके बाद जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो बीएससी की कौन सी ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया तुमने? मैंने सर BSc का सेकेंड ईयर की जो लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम से ही BSc सेकेंड ईयर लास्ट टाइम से मैंने स्टार्ट किया जगह प्रिपरेशन। ओके, मतलब लगभग एक साल तुम्हें पूरा मिल गया था। हाँ जी सर। काफी बच्चों को लगता है जो एक साल क्या इनफ होता है जैम प्रिपरेशन के लिए, तो थोड़ा कंफ्यूज रहता है काफी स्टूडेंट। सर मुझे तो लगता है कि सर एक साल में मतलब आराम से ही हो जाता है सब कुछ। मतलब उतना डिफिकल्टी हम लोग सोचते हैं, बट उतना डिफिकल्टी नहीं होता है। मतलब मैंने आई थिंक खत्म किया 6 महीने में, खत्म करके रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया था। तो उतना डिफिकल्टी नहीं होता है, एक साल में तो आराम से ही हो जाता है सब कुछ। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कोई सब कुछ अगर डेडिकेटली हो पढ़ेगा तो जो जैम बायोटेक की जो सिलेबस है 6 मंथ में आराम से कवर किया जा सकता है। बिल्कुल। तुम जाता है। इंक्लूडिंग सारे सब्जेक्ट बात कर रहे हो या ओनली बायोलॉजी की बात कर रहे हो, मतलब फिजिक्स सर सारे केमिस्ट्री? सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। मतलब काफी सारे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है जो सर मेरी चारों सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, तो जैसे किसी का फिजिक्स पे प्रॉब्लम है, किसी को मैथ्स पे प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा लैक होता है। तो तुम्हें क्या लगता है, हाँ सब कुछ इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए या किसी एक कम होगा फिर भी चल जाएगा? सर, अभी जो क्वेश्चन आंसर का पैटर्न चल रहा है, थोड़ा बायोलॉजी ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा हो रहा है, देन केमिस्ट्री, देन मैथ एंड फिजिक्स। सो मुझे लगता है अगर कोई बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में बहुत अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक एडवांटेज मिलेगा स्टूडेंट को जैम के लिए। और फिजिक्स मैथ में अभी थोड़ा कम क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर उसमें वो लोग थोड़ा सिलेक्टिव करे, मतलब सिलेक्टिव चैप्टर कुछ करे, तो आई थिंक इट विल बेटर। और मतलब पढ़ने का टाइम को थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने जैसे किया था कि मैंने सुबह 1 घंटा मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था, रात में 1 घंटा मैंने मैथ पढ़ा था, बाकी पूरा दिन लेट्स से बायोलॉजी पढ़ा। और कुछ कुछ टाइम मैंने डिवाइड किया, कब मुझे फिजिक्स करना है, कब मुझे मैथ करना है, कब केमिस्ट्री करना है। तो ऐसे अगर हम लोग एक स्टडी शेड्यूल बना सकते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट टू क्रैक आईआईटी एग्जाम। बहुत बढ़िया। तो ये जो एक स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को लगता है जो फिजिक्स मैथ्स में बहुत प्रायोरिटी देना चाहिए, तो लास्ट कुछ सालों की जो ट्रेंड है वहां पे लगभग 10-12 मार्क्स ही आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जैसे केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि केमिस्ट्री बायो के साथ बहुत हद तक रिलेवेंट है। मतलब बायो केमिस्ट्री सेक्शन, इनफैक्ट गेट भी अपेयर कर रहे हो तो वहां पे भी मतलब बहुत ज्यादा वेटेज रह जाती है केमिस्ट्री का। तो तुमने गेट भी अपेयर किया था? हाँ सर, मैंने गेट दोनों ही क्वालिफाई किया है, गेट बीटी एंड गेट एक्सेल। ओके, गेट बीटी एंड गेट एक्सेल दोनों ही। ओके, जैम की प्रिपरेशन के साथ ही किया था? हाँ सर। जैम की प्रिपरेशन, तो ये जो टाइम के अलग से कोई टाइम देना पड़ता है गेट के लिए या जैम की प्रिपरेशन से ही हो जाता है? मेरे सर फॉर माय केस मेरा जैम से प्रिपरेशन से ही मेरा गेट, सेसर नेट, डीबीटी, जेआरएफ सब कुछ हो गया। तो ओके, दैट बहुत विल बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं और तुम जो बैकग्राउंड से बता रहे हो, तुम्हारी बीएससी जहाँ से है रामकृष्ण मिशन से, मतलब तुम्हारे जो ईयर में भी काफी सारे मेरे स्टूडेंट है जो वहां से मतलब रैंक है, तुम भी एक हो, हाँ, तुम्हारे साथ बहुत भी और सर। बहुत सारे स्टूडेंट है। मतलब एक वहाँ पे एक अलग कल्चर है, पढ़ने का एक कल्चर है। तो काफी सारे हाँ जी। स्टूडेंट की बीएस 11-12 में उतने अच्छे से स्ट्रांग नहीं है, बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है फिजिक्स में, मैथ्स में या केमिस्ट्री में भी इनफैक्ट, तो उनको थोड़ा डर लगता है। तो वो एक बहुत बड़ी इशू हो जाते हैं। तो तुम क्या सजेस्ट करोगे, कहाँ से पढ़ना चाहिए बेसिकली, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए?
सर फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट में ओवरऑल क्वेश्चन सर क्लास 11-12 से आता है। तो क्लास 11-12 का एनसीईआरटी या जो बोर्ड का बुक होता है, आई थिंक उसमें अगर हम लोग बेसिक चीज पढ़े, मतलब बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, सो ये आई थिंक जैम पे वही लेवल पर क्वेश्चन आता है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो वाला क्वेश्चन। अगर हम लोग हमारा बोर्ड का जो क्लास 11-12 का बुक पढ़े, तो उसमें सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन आंसर सर। बहुत बढ़िया। और बायोलॉजी के लिए? सर बायोलॉजी के लिए मैंने स्पेसिफिकली पढ़ा था पाथफाइंडर का जो बुक होता है, लाइफ साइंस वॉल्यूम 1 एंड 2, वो मैंने अच्छे से पढ़ा था। और मेथड्स के लिए पाथफाइंडर की बुक होता है एक, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स बोल के, वो भी बहुत अच्छा बुक है रेफर करने के लिए। और प्रैक्टिस सेट और अनअकैडमी का मैंने क्लास, तो मेरा कोचिंग था, तो बहुत उसमें एडवांटेज मिला मेरे को। ओके। और मेरा और सर जो कॉलेज टेक्निकली? का जो, हाँ। सर मेरा कॉलेज का जो स्टडी मतलब ये था, वो तो बहुत ही रेस्ट्रिक्ट था कॉलेज में। तो मुझे एक एडवांटेज मिला कि अन अकेडमी से मतलब सब कुछ रिकॉर्डेड वीडियो मुझे मतलब मुझे मिलता था। तो उस रिकॉर्डेड वीडियो से मैंने बहुत टाइम मैंने सेव किया मेरे को, और बहुत एडवांटेज मिला मेरे को अन अकेडमी से सर। तो तुम लोग जो वहाँ पे थे, तुम रेसिडेंशियल में रहते थे, तुम लोगों को लाइव क्लास अलाउ नहीं था, मतलब टाइम मैच नहीं होता था या टाइम, टाइम मैच सर नहीं होता था? टाइम ही मैनेजमेंट नहीं होता सर। क्योंकि वहाँ पे तो एक पर्टिकुलर टाइम ही तुम लोगों को मोबाइल दे दिया जाता है, मतलब पूरा दिन तो हाँ मोबाइल सर, अलाउ ही नहीं होता था। नहीं था सर। कब से कब मोबाइल अलाउ होता था? सर हम लोग का सर इवनिंग 7 से 9:30 तक, रात मोबाइल 9:30 तक अलाउ, सर। मतलब उसी टाइम में जो लेक्चर देखना था देख लेते थे? घर घर पे कॉल और लेक्चर देखना वही, बट और हमारा घर लैपटॉप अलाउ था। लैपटॉप अलाउ था? अच्छा, लैपटॉप कभी भी कर सकते थे? हाँ, वो भी मतलब अप टू सुबह 7:30 टू रात 9:30। ओके। मतलब मेजोरिटी अगर लेक्चर देखते थे लैपटॉप से देखते, क्योंकि मोबाइल से नहीं था। लैपटॉप से। ये तुम लोगों के लिए एक क्या, अभी जो तुम्हारे पीछे देखते हो, अपने बीएससी की जर्नी को देखते हो, तो क्या लगता है जो मोबाइल यूज करना, ये तुम लोगों के लिए एडवांटेज था? क्योंकि काफी बच्चे मोबाइल मिलने के बाद इतना टाइम बर्बाद, रील देख देख कर इतना हम्म, बर्बाद कर देता है टाइम। तो ये तो एक एडवांटेज की तरह अभी लगता है ना, जब अपने पीछे देखते हो। तो सारे हाँ। बच्चों को नहीं होता है, वो मोबाइल में काफी ज्यादा टाइम बर्बाद कर देता है। हम्म। एक अच्छी बात है तुम लोग के। तो जो बच्चे एकदम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा है, बायोटेक की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, और तो उसको किस 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 पॉइंट के ऊपर फोकस करना चाहिए? सर जैम बायोटेक के लिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा जो सिलेबस है बायोटेक का। देन देखना पड़ेगा कि मैं किस पर्टिकुलर चैप्टर में मेरे को मतलब इंटरेस्ट है। तो पहले मैंने, मेरा जो वीक एरियाज है बायोलॉजी का, जैसे मैंने मेरा जो स्ट्रेटेजी था, मेरा पहले जो वीक चैप्टर था उसको मैंने पहले अच्छे से पढ़ा था, उसको अच्छे से रिवीजन किया, क्वेश्चन से प्रैक्टिस किया। जब मैंने जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें, तो मुझे थोड़ा काफी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ इसमें हो सकता है। देन मेरा जो इजी टॉपिक है, देन उसके साथ मैं अलॉन्ग विद केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी का जो कोरिलेशन है वो थोड़ा देख रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है। सो पहले बायोलॉजी का मतलब स्टार्ट करना चाहिए, जैसे जो मेरा वीक टॉपिक है। देन मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक, देन यू हैव टू डू केमिस्ट्री अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड मैथ। सही है। पहले वीक पॉइंट को कवर किया, और धीरे धीरे जब प्रिपरेशन आगे जाते गया, ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी पूछते हैं जो लास्ट मिनट में, लास्ट टाइम में, मतलब ये तो इनिशियल तो बताओ, लास्ट मिनट में क्या फोकस करना चाहिए? क्योंकि बायोटेक की एक सिलेबस, मुझे जो लगता है, मतलब सारे सिलेबस से थोड़ा अलग है। मतलब केमिस्ट्री के बच्चे ओनली केमिस्ट्री पढ़ेगा, मैथ्स के हाँ। बच्चे ओनली मैथ्स, फिजिक्स, बायोटेक को सब पढ़ता है, और लास्ट में जाकर ना ये मतलब थोड़ा पजल हो जाता है सब सारे बच्चे। तो मेरा फिजिक्स में भूल जा रहा हूँ, मैथ्स की क्वेश्चन नहीं बना, मतलब सबको होता है, मतलब तो लास्ट मिनट में उसको ऐसे कैसे शांत रखे, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए? सर मैंने सर एग्जाम की आई थिंक 20 या 30 दिन पहले ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब स्टार्ट किया था पूरा 15 इयर्स का। तो वो मैं बहुत प्रैक्टिस करता था, और मैं उसका एक कॉपी मेरे पास था, तो मैं हर बात वही देखता हूँ भाई ये क्वेश्चन का कैसे हो सकता है। तो कनेक्टिविटी ऐसे हो जाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ एक साथ में हो जाता है उसमें। और
और कि क्विक रिवीजन, जब मैं क्लास कर रहा था अनअकैडमी से, तो मेरा कॉपी में जो मैंने लिखा था, जो शॉर्ट शॉर्ट नोट बनाया था, उसको अगर हम लोग अच्छे से देखें ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम में तक, तो कभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि जल्दी जल्दी रिवीजन उसमें हो जाता है। तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट टू नोट द क्लास नोट्स एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए कॉपी में, वो अच्छे से आप देखो तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लास्ट मिनट में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, जो भी पढ़े हो उसको ही बार बार देखो, नया चीज को हम्म। मत पढ़ो, क्योंकि एक सिलेबस इतने ज्यादा होता है हाँ ना, मतलब अगर हमेशा ऐसे लगेगा जो मैं उसको पढ़ने जाऊँ तो नहीं होगा। सिलेबस की तुम जितने परसेंटेज कवर करे हो, अगर तुम हम्म, 90% 80% भी कवर करके जा रहे हो, फिर भी उसको अच्छे से करके जाओ, हाँ सब कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट मिनट में काफी बच्चे मैंने देखा अपने रैंक खराब करता है, पूरा साल अच्छे प्रिपरेशन है, बट लास्ट मिनट में जाकर उसका रैंक खराब होता है, यही रीजन के लिए, क्योंकि वो एक एंजाइटी में फील करता है, जो मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ है, चलो इसको पढ़ लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। सब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल। तो तुमने अगर गेट दिया, तुमने और कौन सी एग्जाम दिया था, गेट भी दिया था? हाँ सर, मैंने गेट भी दिया था, मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 था। ओके। तो गेट भी के लिए क्या स्ट्रेटेजी था, मतलब जैम तो मेजोरिटी स्टूडेंट फेलियर ही हो जाते हैं, ये हाँ रियलिटी है, क्योंकि जैम में सीट्स इतना कम है। ठीक है, दो हाँ, दो बहुत ही आईआईटी, कॉम्पिटिटिव है। बिल्कुल हम्म। 2-3 आईआईटी में है, तो अभी गैट भी, अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी जैम खत्म कर रहा है, तो कैसे उसके बाद गैट बी की प्रिपरेशन स्टार्ट करे? सर जैम से हमारा मैक्सिमम सिलेबस तो कवर हो जाता है, और आई थिंक गेट भी थोड़ा इजियर है मैं बोलूंगा तो, जैम कंपेरेटिव टू जैम। तो अगर हम लोग जैम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें और उसको कंटिन्यू करें, अच्छे से रिवीजन करो, और स्पेसिफिकली गेट बी का जो पीओक्यूज है तो वो भी अच्छे से करें, तो हम लोग ऑब्वियसली इसको क्रैक करना उतना डिफिकल्टी नहीं होगा गेट बी के लिए। और फॉर गेट बी स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस रहना चाहिए जो बायोलॉजिकल टेक्निक्स होता है, मेथोडोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड अदर बायोफिजिकल टेक्निक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ आई थिंक बायोलॉजी ज़्यादा ही फोकस होता है उसमें, तो आई थिंक बिल्कुल, उतना क्योंकि वहां पे डिफिकल्टी नहीं होगा। 60 क्वेश्चन बायोलॉजी का ही करना पड़ेगा, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, तो 240 हम्म, मार्क्स तो बायोलॉजी से ही आ जाएगा। पार्ट ए में हम्म, तो बहुत ही आसान आती है, पार्ट बी हाँ। बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो तुमने हम्म। आईआईटी जैम दिया, देन गेट दिया, देन गेट भी दिया, टीआई पर भी अपेयर किया था? टीआई फॉर नहीं सर, टीआई पर नहीं टीआई किया फॉर था। नहीं किया था। हम्म। टीआई पर थोड़ा टीआई पर क्या लगता है, अभी अगर टीआई पर की पेपर देखते हो, तो टीआई पर में फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड आ जाती है, हाँ, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट जैम की होता है। कंपेयर में, तो बच्चों को क्या सब कुछ एक साथ फोकस करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है, या पर्टिकुलरली कुछ ही एग्जाम को फोकस करना चाहिए? और एक्सपीरियंस आई थिंक सब देना चाहिए। और मैं एक्चुअली इस बार टीआई फॉर दिया फॉर माय पीएचडी। ओके। तो क्वेश्चन पेपर देने के बाद मुझे लगा कि बहुत मतलब अच्छा ही क्वेश्चन था, मतलब केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लेवल था, बट बेसिक केमिस्ट्री सर ठीक ठाक ही था। और बायोलॉजी आई थिंक क्वेश्चन अगर थोड़ा मतलब थोड़ा घुमा के क्वेश्चन था, बट इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू कैन इजीली गिव द आंसर्स, ऐसा बिल्कुल था। बिल्कुल। और ये अनेक बहुत बच्चों को पता नहीं है टीआईएफआर के बारे में, तो मैं बता दूं, टीआईएफआर अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स करने जा रहा है, मतलब इंटीग्रेट करने जा रहा है, और मिलन ने जो अभी एक पेपर दिया पीएचडी करने के लिए, तो पेपर सेम ही है, मतलब दोनों बच्चे सेम पेपर दिया है। काफी बच्चों को पता हम्म। नहीं, ये टीआईएफआर की एक अलग ही है, मतलब ये ऐसी इंस्टीट्यूट है जो दोनों के लिए सेम पेपर बनाते हैं, मतलब अगर कोई स्टूडेंट जैम जैम के अलावा टीआई पर भी अपेयर करे, तो उसको सेम क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा। तो बीएससी स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग जाता है, क्योंकि तुम तो अभी दे चुके हो, मास्टर्स में चले आ चुके हो, तो तुम्हें लग रहा है, तो बीएससी स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है थोड़ा पेपर अलग हो गया। इस बार एक डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन भी दिया गया था ना, तो थोड़ा हाँ हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिखा था, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, यस 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 मतलब, यस। और डिजाइन एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है तुम्हारे अंदर तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब करो, ऐसे कुछ। एक्चुअली तो बहुत मुझे अच्छा जो था। लगा ना पेपर को देखकर, मिलन, मुझे जो लगा, ये बेसिकली हर साल टीआई पर पहले पेपर एग्जाम लेता है, हम्म, उसके बाद एक एसओपी लिखने पर बोलता है, ठीक है। हाँ हाँ। एसओपी के बेसिस पर उस शॉर्ट लिस्ट करते हैं बच्चों को इंटरव्यू के लिए। तो जब ये हम्म, एसओपी लिखने बोलता है ना, तो बच्चे बहुत चालाक होता है, वो क्या कहते हैं किसी भी टीचर से,
किसी भी सीनियर से लिखा लेता है। अभी लिख के क्या करते हैं, वो सबमिट कर देता है। अभी जब वो पेपर आते हैं तो उनको तो पता नहीं है कौन लिख के दे रहा है, तो मुझे लगता है उसमें एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा दिक्कत फील हो रहा था कि, या उनको पता भी चल रहा था जो ये किसी दूसरे से एसओपी लिखा रहा है, इसलिए वो पेपर के साथ ही वो अटैच कर दिया कि तुम्हारे रिसर्च माइंड क्या है, तुम्हारे रिसर्च माइंड क्या है, तो एग्जाम की हॉल में तुम कर लोगे तो पता नहीं चलेगा, एक्चुअली आउटसोर्स से तुम नहीं ले पाओगे। मुझे जो लगा जो एक रीजन हो सकता है, सर ये क्योंकि बहुत मतलब बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये, मुझे लगता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि एग्जाम हॉल में तुम्हें पूछ लिया तुम्हारे रिसर्च इंटरेस्ट, तो अभी जब क्योंकि वो दिया गया है, क्योंकि उसको चेक किया जाएगा प्रॉपरली, अगर तुम मार्क्स को क्रॉस कर लेते हो, मतलब बहुत लोगों को लगता है जो उसके लिए मार्क्स नहीं दिया गया है तो ये बेकार का क्वेश्चन है, एक्चुअली वो बेकार का क्वेश्चन नहीं है, उसको बिल्कुल उसको वैल्यू दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें क्यों दिया जा रहा पेपर के साथ। सही है। तो इसके बाद मिलन क्या प्लान है, आईआईटी से प्लेसमेंट उठाओगे या पीएचडी? सर मेरा सर टारगेट है पीएचडी के लिए, मैं अभी फॉरेन में ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा पीएचडी के लिए। ओके सो अभी सर वही सही। एप्लीकेशन चल रहा है तो अभी तो मतलब अप्लाई करने की टाइमलाइन भी स्टार्ट हो चुका है, मतलब तुम तो अप्लाई कर लिया ना काफी सारे ऑलरेडी, क्योंकि हम्म। या इस बार ही सोच रहे हो या प्रोजेक्ट करने के बाद क्या दूसरे नेक्स्ट ईयर अप्लाई करोगे? इस बार ही सोच रहा हूँ। ओके। कौन सी कंट्री अभी तक देखा है कुछ, यूरोप या सर यूएसए? एक्चुअली मैं टारगेट कर रहा हूँ सर यूरोप एंड यूके, ओके। स्पेसिफिकली जर्मनी, वही सर। यूरोप में थोड़ा जल्दी भी पीएचडी मिल जाते हैं, ये भी एक रीजन है। मतलब यूएसए में 5 साल लग जाएगा, बट यूरोप में तुम्हें थोड़ा जल्दी हो जाता है, 3-4 साल के अंदर दे देता है जनरली। और इंडोर में काफी बच्चे भी हैं जो जाते हैं, तुम्हारा एक बच्चे था, तुम रिसोप को जानते हो आईआईटी इंदौर से? ऋषभ नाग, हाँ। हाँ, वो भी अन अकेडमी का ही था। ठीक है, वो क्या तुम्हारे सीनियर सुपर सीनियर है क्या? सुपर सीनियर है सर। वो तुम्हारे सुपर सीनियर है, तो वो भी है, वो भी का अच्छे, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आया था उनको भी, ऐसे काफी सारे बच्चे इंडोर से हैं। अन अकेडमी के भी काफी सारे बच्चे हैं जो इंडोर में करेंटली परस्यू कर रहा है। तो बहुत बढ़िया। तो डेफिनेटली अपने जो जर्नी है उसको पूरा करो। तो लास्ट तुम क्या सजेशन देना चाहोगे जो बायोटेक की स्टूडेंट्स हैं, जो अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा है, या बहुत लोगों को लगता है बायोटेक में क्या फ्यूचर है कि नहीं, तो तुम करेंटली आईआईटी में हो तो तुम्हें क्या फ्यूचर दिखता है और क्या बोलोगे लास्ट? सर बायोटेक में फ्यूचर, जैसे हम लोग इधर अभी आईआईटी में एमएससी कर रहे हैं, तो अभी प्लेसमेंट तो आ रहा है, लाइक से एटेक में आ रहा है, कुछ बायोलॉजिकल फार्मा कंपनी आ रहा है, तो लगभग 8 लाख पर एनम और 10 लाख पर एनम में अभी जॉब हो रहा है इसमें। वो फ्रेशर्स के तो लिए वो वो तो चला धीरे जाए। धीरे इंक्रीज करेगा। हाँ। और ऑब्वियसली आईआईटी इंदौर में मैं इधर कर रहा हूँ, तो इधर हमारा एक एडवांटेज है कि हमारा 1 साल रिसर्च प्रोजेक्ट मिलता है, तो हम्म। फुल्ली फोकस में साथ हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो एक अच्छे एक्सपोजर मिलते हैं फॉर पीएचडी। और जो जैम एस्पिरेंट है, मतलब नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो मैं एक बोल चाहता हूँ कि अच्छे से स्ट्रेटेजिक अप्रोच रहना चाहिए अलोंग विथ डेडिकेटेड एफर्ट, और उसका साथ कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन और परसिवरेंस तो रहना चाहिए, तो तब जाकर अच्छे एक रैंक मिलेगा, अच्छे एक रिजल्ट मिलेगा, वही सब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू मिलन, तुम भी अपने जो सारे सपने हैं उसको पूरा करते जाओ। तो ऑल द बेस्ट तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के लिए, और ऐसे ही जो भी एग्जाम्स है, जो पीएचडी है, अच्छे से अच्छे पेपर पब्लिश करते हो। करेंटली क्या तुम अभी भी लैब में हो? तुम्हारे अभी तुम करेंटली लैब में हो हाँ क्या? सर। वो मुझे मैं भी पता लैब चला। में हूँ सर। आज संडे है, मैं जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बता दो, आज मैं संडे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 बजे के आसपास टाइम हुआ है। तो करेंटली संडे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आईआईटी में यही होता है, संडे सैटरडे बोलकर कुछ होता नहीं है। तो हमेशा अगर तुम लैब करना चाहते हो तो तुम्हें लैब हमेशा ओपन रहते हैं, और प्रोजेक्ट फाइनल ईयर में है तो प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये रिसर्च एक्सपोजर काफी अच्छे मिलता है अगर तुम करना चाहते हो तो थैंक यू हाँ। सो मच मिलन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।